नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 27 और 28 जनवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की सबसे बड़ी न्यूज है, उत्तराखंड अपने यहाँ कब से लागू कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जा रहा है यूसीसी। तो क्या उत्तराखंड में ये लागू हो गया या फिर लागू होने वाला है, आज के सेशन की सबसे बड़ी न्यूज है दोस्तों। तो बिल्कुल आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको और भी एग्जाम ओरिएंटेड जो मेन करंट अफेयर्स हैं वो कवर करने में सहायता मिल सके दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन 27 जनवरी 2025। बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों, क्योंकि लगातार काफी समय से उत्तराखंड चर्चा में चल रहा था आखिर कब ये अपने यहाँ एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा। और फाइनली 27 जनवरी को वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनाउंस कर दिया कि उत्तराखंड में अब लागू हो गया एक समान नागरिक संहिता दोस्तों। तो बिल्कुल इस स्टेट का नाम याद रखना है, उत्तराखंड। अब देखिए, उत्तराखंड में ये जो कानून लागू हुआ तो क्या ये भारत का पहला राज्य बना या इसके पहले भी भारत में कहीं ना कहीं यूसीसी लागू था? तो देखिए, आजादी के बाद अब उत्तराखंड पहला राज्य बना है। आजादी से पहले हमारे पास एक स्टेट होता है गोवा, जहां पर पुर्तगालियों ने बहुत पहले क्या किया था, यूसीसी लागू किया था, वो अब तक वहां पे चल रहा है। तो आजादी के बाद अगर आपसे आने वाले पेपर में पूछा जाए कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो उत्तराखंड डेट बिल्कुल याद रखना है, 27 जनवरी। अब यूसीसी होता क्या है? यूसीसी मतलब एक समान नागरिक संहिता भारत का जो संविधान है उसका जो भाग 4 है दोस्तों, भाग 4 में उल्लेख है डीपीएसपी का। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें ढेर सारे आर्टिकल है, उन्हीं में एक आर्टिकल है 44, उसके अंडर में यूसीसी के बारे में कुछ चीजें लिखी गई हैं। अब यूसीसी का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में या देश में 4 स्पेशल मुद्दों से रिलेटेड जो कानून होंगे वो सभी धर्मों के लिए एक समान होंगे। वो 4 स्पेशल मुद्दे कौन कौन से होते हैं? तो उसमें मैरिज आता है यानी शादी विवाह, डाइवोर्स जिसको हम विवाह विच्छेद या फिर तलाक कह सकते हैं, इनहेरिटेंस जिसको आप उत्तराधिकार बोल सकते हो कि जो आप मर जाओगे तो आपकी संपत्ति आपके उत्तराधिकारियों को कैसे मिलेगी, साथ ही एडॉप्शन यानी कि आप अगर किसी को गोद लेते हो तो उससे संबंधित क्या नियम कानून होंगे। तो अब उत्तराखंड भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया आजादी के बाद जहां पर इन चारों मुद्दों से जो रिलेटेड कानून होंगे वो सभी धर्मों के लिए एक समान हो जाएंगे। चाहे वो व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, उससे मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ वो अगर उत्तराखंड में है तो वहां पे सबके लिए विवाह से संबंधित सेम कानून होंगे, विवाह विच्छेद से संबंधित सेम कानून होंगे। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में 100% आपसे पूछा जाएगा। डेट भी बिल्कुल याद रखिएगा, 27 जनवरी। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट्स टैब्लो वॉन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड ऑन द 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन जनवरी 26, 2025। देखिए, 26 जनवरी 2025 को जब हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे तो उस अवसर पर बहुत सारे झांकियां जो है कि प्रस्तुत की गई और इन बहुत सारे झांकियों में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, तो उस स्टेट का नाम याद रखना है, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों 76वें गणतंत्र दिवस की, तो पहले ये समझ जाइए कि पूरा का पूरा जो समारोह था ये कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कर्तव्य पथ का पुराना नाम राजपथ हुआ करता है, जिसको जो आप देख लो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच का जो रास्ता है वही है, ठीक है। अब हर बार भारत क्या करता है, इसी कर्तव्य पथ पर अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। अब भारत गणतंत्र दिवस क्यों मनाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था और भारत संविधान लागू करते ही एक रिपब्लिक स्टेट बन गया था या रिपब्लिक कंट्री बन गया था। इस वजह से हम लोग हर साल 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें जो राष्ट्र का मुखिया होता है, जैसे कि हमारे यहाँ की मुखिया प्रेसिडेंट होते हैं, वो जनता के द्वारा चुन कर आते हैं, ना कि वंशानुगत हो। जैसे कि ब्रिटेन के राजा होते हैं वहां के मुखिया, तो वो वंशानुगत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई राजा ओजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ हमारे देश का जो मुखिया यानी कि प्रेसिडेंट वो चुन कर आता है दोस्तों। तो ऐसे देशों को रिपब्लिक या फिर गणतंत्र बोलते हैं। तो भारत हर साल 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाता है।
हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन भी है कि हम लोग हर बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी दूसरे राष्ट्र के प्रमुख को एज ए चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट करते हैं। तो इस बार यानी कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ का मुख्य अतिथि कौन था, ये देख रहे हैं आप। ये हैं कौन? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांटो। ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। अब इस पूरे अवसर पर जो गणतंत्र दिवस का समारोह चल रहा था, 18 से अधिक मार्चिंग टुकड़ियां और 31 से अधिक झांकियां इसमें पूरी की पूरी दिखाई गई, जिसमें कुछ रिकॉग्नाइज जिनको अवार्ड दिया गया उनकी लिस्ट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बेस्ट टैब्लू अवार्ड, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार कह रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ने इस बार का जो अपना झांकी बनाया था प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ को बेस्ड करके। तो महाकुंभ पर आधारित उत्तर प्रदेश की जो झांकी आपको दिख रही है दोस्तों, ये इस बार के गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी थी। वहीं अगर हम मार्चिंग टुकड़ियों की बात करें तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी का जो पुरस्कार था आर्म्ड फोर्सेस के लिए यानी कि सैन्य बलों के लिए, उसमें लेफ्टिनेंट आहान कुमार के नेतृत्व वाली 61वीं घुड़सवार सेना को यहाँ पे अवार्ड दिया गया। और वहीं अगर पैरामिलिट्री की बात करें तो पैरामिलिट्री में डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व वाली सीमा सुरक्षा बल की ऊंट टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी का पुरस्कार दिया गया। तो ये 3 अवार्ड आप बिल्कुल याद रखिएगा। उसमें ज्यादा जो चांसेस है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का वो उत्तर प्रदेश वाला, जिसको कि यहाँ पर बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस्ड अराउंड एवरी ईयर, यानी कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा भारत में हर वर्ष लगभग किस अवसर के पर की जाती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, वो अवसर होता है गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। अब भारत में एक ट्रेडिशन होता है कि रिपब्लिक डे की जो पूर्व संध्या होती है यानी कि 25 जनवरी की शाम, उस समय भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कारों का अनाउंसमेंट किया जाता है। अब ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं भारत में भारत रत्न के बाद दूसरे सर्वोच्च सम्मान होते हैं, जिनको भारत रत्न के साथ ही 1954 में स्टैब्लिश किया गया था दोस्तों। पद्म पुरस्कारों में पुरस्कारों की 3 सीरीज होती है। ये 3 सीरीज कौन कौन सी होती है? तो एक होती है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्मश्री। वरीयता के हिसाब से भी इनका क्रम यही होता है। इनमें सर्वोच्च सम्मान होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री दोस्तों। अब 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी संख्या बिल्कुल याद रखिएगा, 139। इन 139 में अलग अलग कैटेगरी अगर देखें तो 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया दोस्तों। इन 139 लोगों में अगर कुछ बड़े नाम, उल्लेखनीय नाम जो आपके आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्ट हो सकते हैं, अगर उनकी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख ओसामू सुजुकी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, भाजपा के नेता सुशील मोदी, पूर्व CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, मलयालम साहित्यिक आइकॉन जिनका भी रिसेंटली डेथ भी हुआ है MT वासुदेवन नायर, बॉलीवुड गायक अरिजीत सिंह और पंकज उदास, क्रिकेटरों में R अश्विन और हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश। तो ये बड़े नाम हैं जिनको इस बार के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेज द भारत पर्व इवेंट एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर भारत पर्व कार्यक्रम का आयोजन करता है? इस मिनिस्ट्री का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय दोस्तों। अब देखिए 2016 से भारत में एक पर्व स्टार्ट कराया गया है जिसका नाम होता है भारत पर्व, और इस भारत पर्व का जो सेलिब्रेशन होता है वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का ही एक पार्ट होता है, लेकिन इसका प्लेस अलग हो जाता है। जैसे मैं बताया था आपको कि जो रिपब्लिक डे होता है उसका सेलिब्रेशन हम इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच का जो रास्ता होता है जिसको कर्तव्य पथ आप कहते हैं वहां पे होता है, लेकिन ये जो भारत पर्व होता है ये लाल किले के लॉन और उसके सामने जो रास्ता है जिसको ज्ञान पथ बोल रहे हैं वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2016 से हर साल ऑर्गेनाइज होता है। ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम होता है 6 दिनों तक चलता है। 26 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 जनवरी तक चलता है दोस्तों। इस बार की जो थीम है वो बिल्कुल याद रखिएगा। इस बार की थीम इस पर्व की है देखो अपना देश।
ये देखिए, देखो अपना देश। इसमें पूरा का पूरा देखिए टाइमिंग भी यहाँ पे बता दिया गया है। एंट्री फीस बिल्कुल यहाँ पे फ्री है, तो आप एक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह लेकर आप फ्री यहाँ पे जा सकते हैं। और पूरा का पूरा यहाँ पे जो भारत पर्व है, जिसमें इंडिया की जो वेरियस कल्चरल हेरिटेज हैं या फिर और भी जो चीजें हैं, चाहे वो अलग लेवल की डाइवर्सिटी हो, उसका यहाँ पे शो ऑफ किया जाता है दोस्तों। तो आप जाकर इस भारत पर्व का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many cities have made history by becoming the first time from India to be recognized as accredited wetland cities under the Ramsar Convention on Wetlands in January 2025? जनवरी 2025 में वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले कितने शहर बनकर इतिहास रचा है? तो उन शहरों की संख्या बिल्कुल याद रखिएगा 2। अब वो 2 शहर कौन कौन से हैं तो उनके भी नाम याद रखिएगा, इंदौर और उदयपुर। इंदौर का लोकेशन मध्य प्रदेश में है और उदयपुर का लोकेशन दोस्तों राजस्थान में है। अब देखिए इंदौर में क्या है कि यहाँ पर एक सिरपुर लेक है, जिसकी वजह से इसको इस वाली लिस्ट में शामिल किया गया। और उदयपुर को तो लेक सिटी ऑफ इंडिया कहते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ी झीलें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनके नाम भी देख लो, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। तो इनकी वजह से यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीजें और लिस्ट आउट की गई हैं। इंडिया की तरफ से ये दोनों शहर पहले ऐसे शहर बने हैं जो वेटलैंड्स की क्राइटेरिया के लिए रामसर शहर के रूप में नामांकित हुए हैं दोस्तों। अभी तक रामसर प्लेसेस अलग कॉन्सेप्ट है और ये रामसर सिटीज अलग है, अभी मैं बात करूंगा इस पे। लेकिन पहले आप ये देख लो कि इस बार का जो 15वीं मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, जिसको COP 15 बोल रहे हैं, उसका आयोजन रामसर कन्वेंशन के तहत विक्टोरिया फॉल्स जो जिम्बाब्वे में पड़ता है, जुलाई 23 से लेकर 31 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। रामसर कुछ ऐसे प्लेसेज होते हैं जो झील के आकार के होते हैं, या फिर यहाँ पर पानी का जो स्टोरेज होता है साल भर या साल के कुछ महीने तक होता है। और इनकी जो गहराई होती है दोस्तों मैक्सिमम 6 मीटर के आसपास मानी जाती है। तो ऐसे प्लेसेस को रामसर साइट कहा जाता है। रामसर साइट्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको पृथ्वी की किडनी के रूप में मान्यता दी गई है। तो जब ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो इनके कंजर्वेशन के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए पहली बार 2 फरवरी में 1971 को क्या किया गया, एक कन्वेंशन बनाया गया या फिर एक तरीके से संधि की गई ईरान के रामसर नामक शहर में। तभी से इस संधि के तहत जो भी प्लेस रिकॉग्नाइज होते हैं उनको रामसर साइट बोला जाता है। अब बात करें दोस्तों कि इस समय भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं, तो वो हैं 85। और 85 में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। रामसर स्थलों को बचाने के लिए या आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए जो आर्द्र भूमि डे होता है या फिर कह लो वेटलैंड्स डे होता है, वो हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी PDF आपको रेडियन गुरुकुल से मिल जाएगी, जाकर इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।